हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से जो है मैं आप सभी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक है, इन 3 टॉपिक से जो है मैं आचार्य शुक्ल की बुक से मैं सभी प्रश्न आपको कराऊंगी। प्रश्न जो है बिल्कुल नए होंगे, जिस तरीके से अब नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं नए तरीके से, उसी तरीके से जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आज के प्रैक्टिस सेट में जो है आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न है वो कुछ बुक से भी है, कुछ अलग से भी मैंने प्रश्न लिए हैं। लेकिन कल का जो प्रैक्टिस होगा यानी भाग 2, उसमें जो है मैंने शुक्ल की बुक से जो है पूरे प्रश्नों को मैंने बनाया है। ठीक है, नए बिल्कुल नए पैटर्न पे वो प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। आपके जो पेपर जो होने वाला है बहुत ही, उसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं ये, जो मैं अब प्रैक्टिस कराऊंगी सभी टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और यूनिट 2 की मैं बात करूं तो जैसे आपका यूनिट 2 जो लगा है ना, वो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक जो है सबसे बेस्ट है यूनिट 2 के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने उस बुक से मैंने क्लासेस ली हैं और प्रैक्टिस भी कराया है तो मैं इसलिए कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको जहाँ आपको पसंद है, जहाँ जिस भी आप चैनल पर आप पढ़ते हैं, जहाँ पर आपको क्लासेस समझ में आती हैं, वहाँ से आप जो है पढ़ लीजिएगा। आपके पास पुस्तक भी होगी, उस पुस्तक से आप लोग ज़रूर पढ़िएगा यूनिट 2 के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का, आधुनिक काव्य का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। ठीक है, पहले प्रकरण का क्या नाम है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सामान्य परिचय। दूसरे प्रकरण में जो अपभ्रंश काव्य। तीसरे प्रकरण का नाम है देश भाषा काव्य। ठीक है, चौथे में जो है फुटकल रचनाएं, जिसमें जो विद्यापति, अमीर खुसरो लोक भाषा के पद्य आते हैं। तो ये चारों प्रकरण आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरगाथा काव्य। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, थोड़ा छोटा कर दूं मैं इसको, है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य के वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य के वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य दोहों व चर्या पदों में है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है क्या? आप लोग बताइए। ऑप्शन सी है, सरहपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। ऑप्शन डी है, सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। इनमें से कौन सा कथन असंगत है या असत्य है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल नहीं है। ठीक है ना, संध्या भाषा है। ठीक है, बाकी तीनों, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं? ठीक है, ये सभी प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पर आधारित है। ठीक है, सभी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, कुछ आसान प्रश्न होंगे, कुछ कठिन भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचना कि आसान प्रश्न है ना। पूरे क्लास को आप देखेंगे तो ही आपको प्रश्न पता चल पाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है मैंने लिया है।
राइट आंसर क्या होगा? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सरहपा, है ना, सरहपा राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो इनका समय क्या माना गया है? तो 690, ठीक है, 690 माना गया है। और लुइपा का आप लोग समय ध्यान रखिएगा, 830 विक्रम संवत में है, ठीक है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत में माना गया है, ठीक है, दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आपको बताना है राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। राइट आंसर हो जाएगा सरहपा को, ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन ने जो है हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार जो है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? राइट आंसर होगा सरहपा को ही माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरि कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? आपको बताना है भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रचना किसने माना है। भारतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 203 छंद हैं, ठीक है, 203 छंद पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इस ग्रंथ को जो है हिंदी का प्रथम रचना किसने माना है। राइट आंसर हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त ने, ठीक है, गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी का प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता कौन है? हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता कौन माने जाते हैं? देवसेन। राइट आंसर हो जाएगा देवसेन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, पुण्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने, है ना, शिव सिंह सेंगर ने माना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, देवसेन का अन्य ग्रंथ कौन सा है? इनमें से देवसेन का अन्य ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दव्य सहाव प्रयास, ठीक है ना, देवसेन का जो ग्रंथ है दव्य सहाव प्रयास। दोहा कोश आप सभी को पता है सरहपा का है, दोहा कोश जो है सरहपा का है। और चर्यापद जो है गीत है, एक चर्यापद जो है एक गीत है, ठीक है, किसका है? अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम देखेंगे। बौद्ध ज्ञान और दोहा जो है हरप्रसाद शास्त्री का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चर्यापद के रचयिता कौन है? इसलिए मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया। चर्यापद के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा शबरपा हैं, ठीक है, शबरपा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसे कहते हैं? आपको बताना है अवधूत मत किसे कहते हैं? तो नाथ संप्रदाय को कहते हैं अवधूत मत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसकी पंक्ति है या किसका सिद्धांत है? राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ का, ठीक है, गोरखनाथ का है। शुक्ल की बुक में जो है जितनी भी पंक्तियाँ दी गई वहाँ से 100% प्रश्न आता है। तो मैं कल की क्लास में जो है सभी बहुत सारे पंक्तियों को मैंने लिया है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाला विद्वान है? गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय में जो है इनमें से किस विद्वान ने बताया था कि जो गोरखनाथ जो है पृथ्वीराज के समय के माने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? आपको बताना है वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है?
राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य से जो है वारकरी संप्रदाय का संबंध माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा था? सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा था? किसने कहा था बताइए आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अद्वैव्रज और मुनि दत्त ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अभिमान मेरु किसे कहा गया है? अभिमान मेरु किसे कहा गया है? इनमें से कौन आचार्य जो है अपने आप को अभिमान मेरु कहता था? राइट आंसर हो जाएगा पुष्यदंत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? आपको बताना है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं? प्रबंध चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष है 1361। ठीक है, 1361 जो है प्रकाशन वर्ष इसका जो है माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके रचयिता हैं मेरुतुंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरुतुंग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन माने जाते हैं? प्रकाशन वर्ष से 1241। ठीक है, प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन माने जाते हैं? सोमप्रभु सूरी। ठीक है, सोमप्रभु सूरी, सोमप्रभु नहीं सोमप्रभ, हाँ ठीक है, सोमप्रभ सूरी। प्रकाशन वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जो है माना जाता है जो इंदु कृत परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से, कि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा से, या दोहा कोश से, या ढोला मारूदा दोहा से। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इंदु कृत परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कूट वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के अध्यायों को क्या कहा गया है? आपको बताना है पृथ्वीराज रासों के अध्यायों को क्या कहा गया है। ध्यान से प्रश्न को देखिए बिल्कुल। जितने भी पृथ्वीराज रासों में जितने अध्याय हैं उन अध्यायों का आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है ना। पृथ्वीराज रासों को हस्तलिखित प्रतियां जो है उपलब्ध हैं, जिसमें उनके 4 रूपांतरित अस्तित्व पाए जाते हैं। बृहद रूपांतरण के अध्याय को जो है समय कहा गया है, और मध्यम रूपांतरण यानी मध्य का जो रूपांतरण हुआ है उसके अध्याय को जो है प्रस्ताव कहा गया है, और लघु रूपांतरण को जो है खंड कहा गया है, और जो लघुत्तम रूपांतरण है उस अध्याय का जो है विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो चौथे का जो है विभाजन हुआ ही नहीं है, जो लघुत्तम रूपांतरण है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखेंगे, समय, प्रस्ताव और खंड। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संपादक थे। आपको बताना है, ये भी कूट वाले प्रश्न हैं, इसमें आपको बताना है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संपादक इनमें से कौन कौन थे। ठीक है, कूट जो है नीचे दिया गया है, लेकिन हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं कौन कौन थे। आप लोग जो है यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जब प्रकाशित हुआ था पृथ्वीराज रासों, उस समय जो है संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। 1 2 3 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कूट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 1 2 3 राइट आंसर होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ भी कूट वाले प्रश्न हैं।
पृथ्वीराज रासों में यात्राओं के हेतु हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासों में जो है यात्राओं के हेतु पूछा जाता है, कौन कौन से जो है इसमें आएंगे। मृग्या हेतु यात्रा, विवाह हेतु यात्रा, धर्म हेतु यात्रा या रण हेतु यात्रा, इनमें से कौन कौन से हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासों में वर्णित यात्राओं के जो है प्रमुख 3 कारण माना गया है। पहला है मृग्या, दूसरा विवाह और युद्ध, और तीसरा जो है, तीसरा देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है। राइट आंसर इनमें क्या होगा, रण होगा, है ना, रण हेतु। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। इनमें जो राइट आंसर होगा 1 मृग्या हेतु यात्रा, और दूसरा होगा विवाह हेतु यात्रा, और 4 हो जाएगा रण हेतु यात्रा। ठीक है, 1, 2, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों की भाषा संबंधी मंतव्य को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है भाषा दिया गया है और विचारक, किस भाषा के कौन विचारक हैं ये आपको बताना है। पृथ्वीराज रासों की भाषा के अनुसार जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, आप लोग बताइए। प्रश्न को थोड़ा आप लोग देख लीजिए, है ना, लंबे प्रश्न हैं तो उनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। पृथ्वीराज रासों के भाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो अपभ्रंश भाषा के विचारक जो हैं वो कौन हैं, तो दशरथ शर्मा व मनीराम। ठीक है, दशरथ शर्मा व मनीराम, अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। अगली जो भाषा है वो कन्नौजी, तो कन्नौजी भाषा के जो है हो जाएंगे गारसादा तासी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का जो है हो जाएंगे डॉक्टर टेसी टेरी। ठीक है, डॉक्टर टेसी टेरी, तो हमारा 2 हो जाएगा। और षट भाषा के जो है चंद बरदाई हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का 4, 3, 2, 1। चलिए कूट में देखते हैं, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ये जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिपीट करके एक बार खुद से आप लोग देख लीजिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, असंगत कथन बताना है। ठीक है, इनमें से जो है आपको असंगत कथन बताना है, देखते हैं। ऑप्शन ए है, अपभ्रंश के बाद दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान और ब्रजमंडल में पिंगल भाषाएं विकसित हुई। ठीक है, ऑप्शन बी है, काव्य परंपरा के अनुसार डिंगल में रचना करने वाले प्रायः चारण तथा पिंगल के काव्य रचना करने वाले प्रायः भाट हुए। सी ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो पूर्वी राजस्थान में चंदबरदाई भाट द्वारा रचित है, अतः यह पिंगल की ही रचना है। ऑप्शन डी है, पृथ्वीराज रासो का वर्तमान रूप व्यक्ति विशेष की ही रचना है। इनमें से कौन सा जो है कथन असंगत है। सारे जो है पृथ्वीराज रासों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, असंगत बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा गलत है। पृथ्वीराज रासों का वर्तमान रूप व्यक्ति विशेष की ही रचना है, ये जो है गलत है। ठीक है ना, व्यक्ति विशेष की रचना है, ये गलत है। ये जो है अनेक पीढ़ियों का संकलन इसमें है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों का वर्तमान रूप व्यक्ति विशेष की ही अनेक पीढ़ियों का संकलन माना जाता है। ठीक है, ये होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन जो है असंगत है, सॉरी असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेवा तट का अर्थ क्या है। आपको बताना है रेवा तट का अर्थ क्या है। रेवा तट का अर्थ क्या है।
राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? रेवा तट का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम बताइए आप लोग रेवा तट का। रेवा तट का अर्थ होता है रेवा नदी का तट, है ना, जिसका आधुनिक नाम है नर्मदा नदी का तट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का तट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चामंड राय विषयक कौन सा कथन, चामंड राय विषयक के संबंध में जो इसमें कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखते हैं। पहला, चामंड राय दाहर राय दाहिम का छोटा पुत्र था। ऑप्शन बी है वह पृथ्वीराज चौहान का एक वीर सेनापति था। ऑप्शन 3, उसने देवगिरी के राजा और जयचंद्र की संयुक्त सेना से युद्ध करके विजयश्री हासिल की थी। ऑप्शन हमारा 4 है चामंड राय ने ही पृथ्वीराज को रेवा तट चलाने का परामर्श दिया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये भी कूट वाले प्रश्न हैं। ठीक है, नीचे कूट दिया होगा। ठीक है, कौन कौन से कथन इसमें जो है सत्य है, चामंड राय के बारे में जो है पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सभी कथन सत्य हैं, यानी 1 2 3 4 चारों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चारों सही हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है चामंड राय विषय के बारे में आपको जो है बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो ये चारों आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देवगिरी का आधुनिक नाम क्या है? आपको बताना है देवगिरी का आधुनिक नाम क्या है। राइट आंसर होगा दौलताबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक ताप पहुपंग को अरुनवनीक जुथान चामंड राय वचन सुनी चढ़ी चढ़ियो चहु आन। इस दोहा में जो है ध्यान देंगे, इस दोहा में जो पहुपंग है ना, पहुपंग शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है वो आपको बताना है। पहुपंग शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस पंक्ति को, दोहा को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा जयचंद के लिए। ठीक है ना, पहुपंग जो शब्द जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो जयचंद के लिए किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेवा तट समय में वर्णित चंदपुंडीर कौन था? रेवा तट समय में वर्णित चंदपुंडीर कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर जरूर आप लोग बताने का कष्ट करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा लाहौर का शासक था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जो चंदपुंडीर था वो लाहौर का शासक था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। कथा मंड चहुआन की कहीं कमध्वज प्रमाण इस काव्य पंक्ति में कमध्वज किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इस तरह के प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, खास करके चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो आपके सिलेबस में लगा हुआ है ना। तो कमध्वज जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? राइट आंसर होगा जयचंद के लिए। ठीक है, जयचंद के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का कमध्वज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमध्वज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसकी ध्वजा में कामदेव अंकित हैं। जिसकी ध्वजा में जो है कामदेव अंकित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद ने पृथ्वीराज रासो को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है? यानी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है?
राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है? तो 6 भाषाओं का। ठीक है, 6 भाषाओं का षट भाषाविद कहा था। जो चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को षट भाषाविद कहा था इन्होंने, यानी 6 भाषाओं का ज्ञाता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। यह कथन किसका है? कथन ध्यान से पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है कि यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो यह भारत के किस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है? राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। यह कथन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। रेवा तट समय की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है? ये जो है सारी पंक्तियाँ जो है रेवा तट से लिया गया है। इसमें जो बताना है आपको कि इनमें से किन पंक्तियों में मुहावरे का प्रयोग हुआ है। सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच कागज चहुआन ने फिर न चंद हस्थान। ठीक है, इसमें जो है मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वीराज विजय किस भाषा की रचना है? आपको बताना है पृथ्वीराज विजय किस भाषा की रचना है। राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय मूलतः किस लिपि में लिखा गया है या आबद्ध है? पृथ्वीराज विजय जो है संस्कृत भाषा में है, किस लिपि में है ये बताइए। पहला प्रश्न था किस भाषा में है, अब जो है यह ग्रंथ किस लिपि में है? राइट आंसर होगा शारदा लिपि। शारदा लिपि में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? आपको बताना है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर कवि हैं, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मधुकर कवि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी में ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी में ब्रज मिश्रित भाषा को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पिंगल भाषा। ठीक है, पिंगल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? इसमें आपको बताना है कि जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख मिलता है या किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है यहाँ पे जो है कौन सा युग्म असंगत है। योगसार जो हिंदू का है, महापुराण पुष्यदंत का है, श्रावकाचार शंभू का है, भारतेश्वर बाहुबलीराज शालिभद्र सूरी का है। तो देखेंगे श्रावकाचार जो है देवसेन का है, ना कि शंभू का। ठीक है, आसान है, देवसेन का है। ठीक है, बाकी जो है तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो है फिर से कूट वाले प्रश्न हैं। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। मधुकर कवि की रचना कौन सी है? पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर बताती हूँ। जय मयंक जस चंद्रिका, है ना, मधुकर कवि का है। धनपाल का भविष्यत कहा हो जाएगा। और रोड़ा कवि का जो है राउरवेल। ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। राइट आंसर हो जाएगा 2, 5, 1, 3, है ना। 2, 5, 1, 3। ठीक है, देखते हैं कूट में। 2, 5, 1, 3 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं क्वेश्चन को, आप लोग देख लीजिए, एक बार मिलान कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ।
नरपतनाल, नरपतनाल विसल देव रासो, मैंने ऐसे ही याद किया है, मुझे भूलता नहीं है। नरपतनाल विसल देव रासो, चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमाल रासो और दलपत विजय खुमान रासो। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 4 1 3, है ना। 2 4 1 3 सही है ना, बताइएगा आप लोग। 2 4 1 3 देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 2 4 1 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ भी जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। थोड़ा प्रश्न मैं छोटा करूँ, एक ही पेज पे जो है मैं सेट नहीं कर पाई इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए देखते हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे, किसका है ये? 12 बरस ले कुकर जीवे किसकी पंक्ति है, बताएंगे आप लोग। बारह बरस ले कुकर जिए, जगनिक का हो जाएगा ना, जगनिक का है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तांबा तुम्बा, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, तांबा तुम्बा ए दुई सूचा, ये किसकी पंक्ति है? तो चरपट नाथ का है, ठीक है। चरपट नाथ का है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 लख पातुरी आगे नाचे, ठीक है। ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9 लख पातुरी आगे नाचे, ये किसकी पंक्ति है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति जो है गोरखनाथ की है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 1 गोरखनाथ की है, ठीक है ना। ये जो सी ऑप्शन है, 9 लख पातुरी आगे नाचे, ये गोरखनाथ का है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। पुरुष कहाड़ी हो कहो, ये जो है किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो विद्यापति की हो जाएगी, 2, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 1 3 2। देखते हैं नीचे, 4 1 3 2 कूट में देखेंगे, 4 1 3 2, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसको भी जो है सुमेलित करना पड़ेगा। ये जो है सेटिंग जो है हो नहीं पाई है, ठीक है। चलिए मैं इसको छोटा करती हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अगली बार जो है एक ही पेज पे मैं सेट करूँगी कूट वाले प्रश्न को, है ना। मिलाने में जो है दिक्कत हो जाती है। ऑप्शन ए देखेंगे, जी ही मन पवन न संचरई, ये किसकी पंक्ति है? जी ही मन पवन न संचरई किसकी पंक्ति है? सराहपा की है ना, जी मन पवन न संचरई, 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। पुस्तक जल्लड़ हथ दे किसका है? तो चंदवरदाई का है, तो 3 हो जाएगा। राम कहा सरी एह सोहती, राम कहा सरी एह सोहती किसका है? तो ये शंभू का है, ठीक है। शंभू का हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और भला हुआ जो मारिया वहड़ी, ये किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है ये? तो हेमचंद्र की है ना। हेमचंद्र की है, भला हुआ जो मारिया वहड़ी, 5 हो जाएगा। 2 3 1 5, राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2 3 1 5। देखते हैं कोड में, 2 3 1 5, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2 3 1 5। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध रासो काव्य है। बुद्ध रासो काव्य कैसा काव्य है? वीर काव्य है, चरित काव्य है, महाकाव्य है, प्रेम काव्य है? बुद्धि रासो काव्य कैसा काव्य है? यह एक प्रेम काव्य है, ध्यान दीजिएगा, प्रेम काव्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। राजशेखर सूरी कृत नेमिनाथ फागो का प्रमुख रस कौन सा है? आपको बताना है नेमिनाथ फागो
का प्रमुख रस इनमें से कौन सा है? ठीक है, नेमिनाथ फागू किसकी रचना है? राजशेखर सूरी का। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य कौन सा है? आपको बताना है प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य कौन सा है। तो प्राकृत पैंगलम है। ठीक है, प्राकृत पैंगलम राइट आंसर होगा। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रबंध काव्य है, इनमें से कौन सा जो है प्रबंध काव्य है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा जय मयंक जस चंद्रिका, जो है एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? आपको बताना है ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है। तो कौन हो जाएंगी? मालवाड़ी, है ना, मालवाड़ी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? आसान प्रश्न है, सभी को पता है, कुशल लाभ। ठीक है, कुशल लाभ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम बावनी काव्य इनमें से कौन सा है? प्रथम बावनी काव्य इनमें से कौन सा है? शिवा बावनी, रतन बावनी मत लगा देना आप लोग, धर्म बावनी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृका प्रथमा शरा दोहरा। ठीक है, नया प्रश्न है, जानते रहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? आप सभी को पता है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो माने जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? बहुत बार पूछा जाता है अमीर खुसरो का पूरा नाम, जो आप लोग मुझे लगता है कई बार जल्दी में भूल जाते हैं। वहाँ पे जो है जब हम पेपर एग्ज़ाम देने बैठते हैं, जो है इतना प्रेशर होता है कि नाम जल्दी याद नहीं आता, तो बार बार रिवीजन आप लोग करते रहिए। रिवीजन हम इसीलिए करते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो का पूरा नाम बताएंगे आप लोग क्या है? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ठीक है, ऑप्शन सी, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो पूरा नाम है इनका। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर। ठीक है, नूह सिपहर का विषय क्या है? ठीक है, नूह सिपहर जो ग्रंथ है वो अमीर खुसरो का है, अमीर खुसरो की रचना है। इसका विषय पूछा जा रहा है, आप सभी से बताइए। राइट आंसर होगा भाषा विज्ञान, सही जवाब होगा भाषा विज्ञान। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? अमीर खुसरो के बारे में पूरा डिटेल पढ़िएगा, क्योंकि आपके टेबल कह रही हूँ, सिलेबस में जो है अलग से लगा हुआ है अमीर खुसरो विद्यापति। ठीक है, तो इनका जो है पूरा डिटेल आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से ज़रूर पढ़िएगा। और कल जो है आपको भर भर के प्रश्न इन दोनों रचनाकारों से मिलेगा। तो अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है ना, इन्होंने ही माना है ना। ठीक है, तो चलिए आज के जो ये लास्ट प्रश्न था, 56 प्रश्न थे टोटल, 56 प्रश्न। ठीक है, तो आज जो है पहला भाग था, कल जो है सेकेंड भाग होगा, उसके बाद हम भारतेंदु युग पे चलेंगे, फिर रीतिकाल पे। ठीक है ना, तो शुक्ल की बुक से ही मैं करा रही हूँ, किसी अन्य पुस्तक से नहीं करा रही हूँ। उसके लिए जो है आपको जो मैंने बताया सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से यूनिट 2 के लिए आप लोग सबसे बेस्ट पुस्तक है वो, क्योंकि मैंने खुद उसी पुस्तक से जो तैयारी करी थी, तो इसलिए जो है खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको सभी को एडवाइस दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है।